जय दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति के गलियारे में लगता है भूचाल सा आ गया है, लेकिन भूचाल से आने से पहले जो शांति होती है ना, वो शांति का माहौल चल रहा है। जब कहीं एकदम से शांति हो जाता है तो उसके बाद जो भूचाल आता है वो रोकने से भी नहीं रुकता है। सेम कहानी आज के डेट में चल रहा है। जैसे वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसके बाद से एक शांति टाइप में राजनीति में चल रहा है। किसी भी स्टेट हो, चाहे केंद्र का राजनीति क्यों ना हो, उसमें चहलकदमी जो है बहुत कम हो गया है। जैसे अभी देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो था, जम्मू कश्मीर जाने वाला था परसों, लेकिन वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया जाना। विदेश दौरा जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। यहाँ तक कि कार्यकारी मीटिंग जो होते रहता था बीजेपी का सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ, वो सब जो है स्पीड से होना शुरू हो गया। ऐसे पहले भी नियम था हर सप्ताह होने का, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन अब जो है लगातार होना शुरू हो गया है। इस आरएसएस में भी कुछ ना कुछ शांति टाइप में दिख रहा है। ना मोहन भागवत का कोई बयान आ रहा है और ना कोई आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है। मतलब एक तरह से कि पूरा शांति फैला हुआ है और इसके बाद कोई ऐसा डिसीजन आने वाला है कि जो कि राजनीति में भूचाल सा मचा देगा। जी हाँ, लेकिन मंथन हो रहा है इसमें। जैसे हमें पता चला है, जैसे हमें गुप्त सूचना के हिसाब से हर जगह से पता चलते रहता है, उस हिसाब से 2-3 ऐसे बात हो गई है जिसके कारण जो है सरकार बहुत ज्यादा अस्थिर नजर आ रहा है। राष्ट्रपति तक जो है सोचने पे मजबूर हो गया है। फर्स्ट तो बंगाल लेके चलिए। बंगाल जाने का मतलब ये नहीं है कि मुर्शिदाबाद वाला घटना इन्हीं से रिलेटेड है। ममता बनर्जी का बयान जो कि 2 दिन पहले आया था, वो बहुत ही संदेहास्पद है। मतलब ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि जो भर भर के मुर्शिदाबाद में गाड़ियां आया था बांग्लादेशी और रोहिंग्या का, वहां पे हिंदुओं को मारने के लिए, हत्या करने के लिए, दंगा मचाने के लिए, वो सब बीएसएफ वालों ने भिजवाया था। मतलब बीएसएफ वालों ने जो है बांग्लादेश का बॉर्डर पे गेट खोल दिया और बांग्लादेशियों को घुसाया। घुस के आके मार काट करने के बाद फिर बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया। ये एलिगेशन जो है ममता बनर्जी ने बीएसएफ के ऊपर सीधा लगाया। और ये एलिगेशन लगाने से पहले ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद न जाके वहां के बड़े बड़े मुल्ला लीडर जो है उनसे पहले मिला था, उनके साथ मीटिंग किया था। वहां मीटिंग में जो इनको बताया गया, उनके द्वारा वही वक्तव्य इन्होंने बाहर आके दे दिया। बीएसएफ के ऊपर इतना बड़ा उंगली उठाना मतलब केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाना बराबर होता है। आप किसी पुलिस के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, हर जगह के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जो कि सुरक्षा के मामले में, जो कि देश को बाहरी अराजक तत्वों से बचाता है, जो कि रात दिन 24 घंटा आपके हिफाजत के लिए बॉर्डर पे अकेले रात भर जग के आपकी रक्षा करता है, जो कि कोई भी परिंदा तक पर ना मार सके, और उस पे एकदम से उंगली उठा देना, और सिर्फ उंगली नहीं उठाना, एकदम से उनके ऊपर एलिगेशन लगा देना, इतना बड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पे भी मोदी सरकार जो है सोचने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो गया है। दूसरा ये हुआ है, कुछ साल पहले क्या हुआ था आपको पता होगा, स्टालिन सरकार तमिलनाडु, जिसकी की राज्यपाल से बनती नहीं है, अनबन जो है उनका काफी समय से चलते आ रहा है स्टालिन सरकार का वहां के राज्यपाल से। तो स्टालिन सरकार ने वहां पे जो है कुछ संविधान में बदलाव करने के लिए विधायिका से विधायक पास किया उन्होंने। और जब भी कोई विधायक कोई भी कानून पास करता है विधायिका से, तो वह विधानसभा से, तो उसको क्या होता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होता है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति जो होता है एक मुक्त पद होता है, जिसपे कि कोई कार्रवाई ना सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो सकता है और ना ही किसी के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल ने उस पर साइन नहीं किया और स्टालिन सरकार जो है उस पर दबाव बनाए रखा कुछ साल रखने के बाद, क्योंकि राज्यपाल जो है उसको इसलिए साइन नहीं कर रहा था कि वो आम जनता से आपस में फूट डालने वाला कानून था, जिससे कि बहुत ज्यादा बिखराव आ जाता है हिंदू समाज में और उससे स्टालिन सरकार को बहुत फायदा होता। और ईसाईकरण जो है तमिलनाडु के अंदर बहुत ही
ज्यादा तादाद में बढ़ना शुरू हो जाता। तो फिर लास्ट में जब दबाव बढ़ने लगा राज्यपाल के पास, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास उसको भेज दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने भी उन्हें क्या किया, ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। इससे जब परिचित हुआ स्टालिन सरकार, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक असंवैधानिक डिसीजन देते हुए राष्ट्रपति के ऊपर ही सम्मन जारी कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट होता है या न्यायपालिका जो होता है वो राष्ट्रपति के अंदर आता है और राष्ट्रपति को कोई भी सम्मन या नोटिस नहीं भेज सकता। ये कानून में है। कानून मतलब जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति को कोई भी सम्मन नहीं भेज सकता, नोटिस नहीं भेज सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि हम उनके अंडर आते हैं, हमारा डिसीजन को राष्ट्रपति बदल सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी किसी आदमी को फांसी की सजा होता है या सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, तो वो क्षमा याचना के लिए लास्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है और जब राष्ट्रपति उसे क्षमा दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना तानाशाही दिखाते हुए राष्ट्रपति को ही सम्मन भेज दिया। इस पे धनकर उपराष्ट्रपति का भी एक जवाब आया है कि अपने जगह पे रहें सुप्रीम कोर्ट, अपने से ऊंचे पद वालों को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे दूसरा जो अंधकार छाया हुआ है राजनीति गलियारे में इस डिसीजन से भी। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये भी आ रहा है सुनने को कि बड़े बड़े राजनीतिक ये बोल रहे हैं पूरे देश से छोटे छोटे संगठन, जो उसके बाद एक एक आदमी जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा है, राजनीति में दिलचस्पी रखता है, सबके मुंह से निकल रहा है कि इतने सालों से बंगाल के अंदर घटना होते रहा है। घटना ये नया नहीं, मुर्शिदाबाद ऐसी घटना बहुत सारे बंगाल में हो चुके हैं और ममता सरकार जो है कटघरे में खड़ा हो रखी है। फिर भी राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार को सूचित करने के बावजूद जो है बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? या तो राज्यपाल पूरा डाटा भेज रहा है और केंद्र सरकार मौन क्यों है वहां पे? या कहीं ऐसा तो नहीं जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सब चीज चाहिए होता है, जितना एविडेंस चाहिए होता है वो नहीं है? या आप सुप्रीम कोर्ट से डर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देगा? जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब एक संवैधानिक जगह है, इनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। फिर भी इनके अंदर एक डर बना हुआ है। तो हर जनता जो राजनीति में दिलचस्प रखता है और नहीं भी रखता है, उनके दबे मुंह से ये आवाज निकल रहा है कि आखिर कब तक, जब बंगाल पूरा खत्म हो जाएगा तब आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाओगे? या ममता बनर्जी से गुपचुप कोई ना कोई आपका राजनीतिक गठबंधन तो नहीं है जो विपक्ष जो है इस पे एलिगेशन आपके ऊपर लगाते रह रहा है कि आप ऐसा करो, मुस्लिम का वोट लेते रहो, हम हिंदू को भड़का के हिंदू का वोट लेते रहेंगे, जब दोनों का कम सदस्य आएगा तो हम दोनों मिलके सरकार बना लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं आपका प्रावधान चल रहा है? बंगाल की जनता में भी यही चीज सोचने को मिल रहा है और देश की जनता भी यही सोच रहा है। इस कारण से भी मोदी सरकार जो है बहुत ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है और सोचने के लिए गंभीर हो गया है। ये कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख ये 2-3 कारण थे जिसमें कि राष्ट्रपति के ऊपर एलिगेशन लगता दिख रहा है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे डाउन करते हुए अपने को सुप्रीम पूरे देश में सर्वोच्च जगह पे बैठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सत्ता परिवर्तन एक तरह से, जो चीफ जस्टिस होगा वही भारत का राष्ट्रपति होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, वही राज्यपाल होगा, वही चीफ जस्टिस होगा। ये ऐसा देखने को मिलते जा रहा है। और अब इन सब के बाद जितना यहाँ पे बैठक हो रहा है, लगता है आगे ऐसा डिसीजन आएगा कि उसको सुनने के बाद जो है जो बड़े बड़े राजनीतिक हैं और जितने भी सुप्रीम कोर्ट विधायिका जो भी हैं, सब में एक तरह से भूचाल आ जाएगा।